हाय दोस्तों बीच में ही हमें वीडियो छोड़ना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। ठीक है, जिसके कारण हमें यहाँ पे वीडियो को पॉज करना पड़ा, परंतु हम लोग फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। ओके दोस्तों, हम लोगों ने इसमें देखा था कि पुर्तगाल में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ ही, यानी 1498 ईस्वी। ओके दोस्तों, और जैसे ही कंपनी की स्थापना हो जाती है पुर्तगाल में, शुरू में तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, भारत के साथ व्यापारिक संबंध को बनाना और भारत के साथ जितने भी व्यापारिक गतिविधियां हैं पुर्तगाल की, उससे नियंत्रित और नियमित करना। ओके दोस्तों, परंतु धीरे धीरे जैसे ही वे भारत में अपना पैर जमाने की कोशिश करने लगे, तो उन्होंने पाया कि भारत में आराम से, बहुत ही आसानी से अपनी सत्ता कायम की जा सकती है। ठीक है, और यही कारण है कि अब जो कंपनी का उद्देश्य था वह भारत में शासन की स्थापना बन। ठीक है, और भारत में जो कंपनी का शासन था पुर्तगाल के लिए, ठीक है, यानी जो पुर्तगीज कंपनी का भारत में शासन था, उसे एस्तांबुल द्वीप इंडिया के नाम से जाना जाता था, या उसी को इंग्लिश में लिखा जाता था एस्तांबुल द्वीप इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही कंपनी का उद्देश्य भारत में शासन प्रशासन बन गया, ठीक है, तो कंपनी अपने देश से एक गवर्नर नियुक्त करती थी कंपनी का। ठीक है, वह कंपनी अपने देश से यानी पुर्तगाल से एक गवर्नर नियुक्त करती थी, और वह भारत में पुर्तगाली जो क्षेत्र हुआ करते थे उसका शासन प्रशासन को संभालता था, और वही उस क्षेत्र का सर्वे सर्वा होता था। यानी किसी भी क्षेत्र में डिसीजन लेने का जो अंतिम पावर होता है, ठीक है, वह किसके पास आ गया, गवर्नर के पास। तो देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस डी अल्मीडा आता है। कौन आता है, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह जो फ्रांसिस डी अल्मीडा है, यह 1505 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी के बीच भारत में गवर्नर का कार्यभार संभालता। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो भारत में पुर्तगालियों का क्षेत्र हुआ करता, ठीक है, ऐसा पुर्तगाल देश का तो कोई यहाँ पे क्षेत्र नहीं था, उनके द्वारा आधिपत्य स्थापित जो भारतीय क्षेत्र था, ठीक, यानी वैसे भारतीय क्षेत्र जिन पर पुर्तगालियों ने आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन बना लिया था, वैसे क्षेत्र की राजधानी जो थी वह कोचीन को बनाया। ठीक है, कोचीन को बनाया गया, और कोचीन में ही पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई, और पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है वह 1505 ईस्वी में कन्नौर में लगाई। कहाँ लगाई, कन्नौर में लगाई। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा आपसे, यह जो फ्रांसिस डे अल्मेडा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ किसके लिए, पुर्तगाली साम्राज्य के लिए या पुर्तगाली कंपनी के लिए, क्योंकि यह जब भारत में आया तो इसने भी बहुत ही आक्रामक नीति का पालन किया, और इस नीति का पालन करते हुए इसने अरबों पे आक्रमण किया, और अरबों पे आक्रमण करके उसे संपूर्ण दृष्टिकोण से पराजित कर दिया। ठीक है, और जो उनका समुद्र में अधिपत्य हुआ करता था उसे भी इसने समाप्त कर दिया, और जैसे ही समुद्र पर जो अधिपत्य हुआ करता था अरबों का, वह समाप्त हो गया। अब समस्त जो समुद्र था उस पर किसका अधिकार हो गया, पुर्तगालियों का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले से तो यूरोपवासी हिंद महासागर में अपनी सत्ता जमाए हुए थे ही नहीं। उस समय अरबों का यहाँ पे सिक्का चलता था, यानी अरब यहाँ पे महत्वपूर्ण शक्ति माने जाते थे, क्योंकि उनकी जो समुद्र शक्ति थी, उनकी जो जल शक्ति थी, वह काफी सुदृढ़ थी इसके अपेक्षा, अन्य पूर्वी देशों के अपेक्षा।
परंतु यहाँ पे जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मेडा, इसने यूरोपीय शक्ति को इस एशियाई शक्ति पे भारी साबित कर दिया। ठीक है, और जैसे ही अरबवासी पराजित हुए, संपूर्ण समुद्र पे किसका अधिकार हो गया? फ्रांसिस डी अल्मेडा। और यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मेडा चाहता भी था कि यदि समस्त समुद्र पे हमारे ही देश का या हमारा ही अधिकार हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार की क्रियाविधि के लिए यदि वह समुद्र में किया जाता हो तो हमारे जो अधिकारी हैं उनसे अनुमति लेना होगा उन्हें। ठीक है, और इस स्थिति में हमें बहुत मुनाफा होगा टैक्स के रूप में। ठीक है, यह जो नीति थी फ्रांसिस डी अल्मेडा की, इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी फ्रांसिस डी अल्मेडा की जो संपूर्ण समुद्र पे एकाधिकार स्थापित करने की नीति थी, वही अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति भी कहा जाता है। ठीक है, इस नीली जल नीति का बहुत ही अधिक महत्व था। ठीक, यहाँ पे क्या किया इस फ्रांसिस डी अल्मेडा ने कि समस्त समुद्र पर, यानी जो एशिया के हिंद महासागर में पड़ता था, ठीक, उस समस्त हिंद महासागर क्षेत्र पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और इसने यह घोषणा करवा दी कि यदि किसी भी व्यापारी को इस समुद्र से होकर के गुजरना है तो वह सबसे पहले पुर्तगाली अधिकारियों से अनुमति पत्र प्रदान करेगा। ठीक है, यानी अनुमति पत्र उसे लेना अनिवार्य कर दिया गया और इसी अनुमति पत्र को कार्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कार्य के नाम से। यहाँ पे लिख रहा हूं, कार्य के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ यह भी घोषणा किया था इस अल्मेडा ने कि पहले नंबर बात की उसे, यानी जो भी व्यापारी इस समुद्री क्षेत्र से व्यापार करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो उसे पुर्तगाली गवर्नर से अनुमति पत्र लेना होगा, हासिल करना होगा, प्राप्त करना होगा। और उसके साथ ही साथ उसके लिए यह भी शर्त डिसाइड किया गया, निर्धारित किया गया कि वह अपने साथ किसी भी प्रकार के सैन्य काफिला लेकर नहीं चला गया। ठीक है, वह अपने साथ किसी भी प्रकार के सैन्य शक्ति को लेकर के नहीं चलेगा। उसकी सुरक्षा का जो संपूर्ण भार है वह कौन उठाएगा? पुर्तगाली सैनिक उठाएगा। ठीक है, और इसके बदले में केवल और केवल उन व्यापारियों को, पुर्तगालियों को टैक्स अदा करने पड़ेंगे, यानी कर अदा करने पड़ेंगे। यह जो नीति थी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए, क्योंकि इससे जो पुर्तगाली व्यापारियों का मुनाफा था वह दिन प्रतिदिन दोगुनी होने लगा और जो अन्य एशियाई जो व्यापारी होते थे, हुआ करते थे, उन्हें अब यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे इस फ्रांसिस डी अल्मेडा की जो नीति है यह अपने आप में वृद्धि करती चली जाती है। इसने क्या किया, इस फ्रांसिस डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी के बाद कन्नौर, अंजदीवा, कन्नौर और किलवा, इन तीनों जगहों पर इसने किला की स्थापना किया, यानी किले का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ? अंजदीवा, कन्नौर और किलवा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था फ्रांसिस डी अल्मेडा, उसके विषय में हम लोगों ने देखा। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जो पुर्तगाली गवर्नर बनके भारत में आता है वह कौन सा व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और इसके आगे के तथ्यों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे
फ्रांसिस डे अल्मेडा के बाद अगला यानी दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनके भारत आता है अल्फांसो डे अल्बुकर्क। अल्फांसो डे अल्बुकर्क, ठीक है दोस्तों। यह 1509 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है, और यह 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन करके रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जैसे ही फ्रांसिस डे अल्मेडा की कार्यकाल समाप्त होती है, उसके उपरांत उसके पश्चात अल्फांसो डे अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर बना करके कहाँ भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। और जब यह भारत आता है तो इसने भी अपने पूर्ववर्ती व्यापारियों या अपने जो पूर्ववर्ती गवर्नर थे उससे कहीं कम आक्रामक नीति को नहीं अपनाया, यदि यह भी आते आते अपने आक्रामक नीति को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया। आदिल शाह को पराजित किया और उन्हें आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया, यानी गोवा को जीत लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यह जो अल्फांसो डे अल्बुकर्क है, इसके संबंध में आप लोग एक और बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य का, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का ध्यान रखिएगा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जो अल्बुकर्क था, ठीक है, इसके पहले जो फ्रांसिस डे अल्मेडा था उसने समुद्र पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि उसकी नीति ही थी कि स्थल से अधिक जो मुनाफा है कहाँ पे मिलेगा? समुद्र पे। क्योंकि उस समय समुद्री शक्ति जो थी, जो अन्य एशियाई कंट्री हुआ करते थे उनकी सैन्य शक्ति बहुत ही कमजोर हुआ करती थी, परंतु पुर्तगाली इस दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध थे। और यही मानना था फ्रांसिस डे अल्मेडा का, और वह चाहता था कि जल्द से जल्द, जब तक कि अन्य एशियाई जो कंट्री है अपनी शक्ति को समृद्ध नहीं करते हैं, तब तक हमारे द्वारा जल्दबाजी करते हुए इस पूरे समुद्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए, ताकि जितने भी समुद्री व्यापार होंगे उन सभी पे किसका अधिकार रहेगा? पुर्तगालियों का रहेगा, और उन सभी से टैक्स भी पुर्तगालियों को मिलेगा। यानी उसने अपने साम्राज्य को समृद्ध करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। परंतु यहाँ पे जो अल्फांसो डे अल्बुकर्क आया, ठीक है, इसकी नीति भी आक्रामक थी, परंतु यह समुद्र से अधिक स्थल को महत्वपूर्ण समझता है, ठीक। जहां फ्रांसिस डे अल्मेडा समुद्र पर विजय के लिए विजय अभियान निकाल रहा था, वहीं पे अल्फांसो डे अल्बुकर्क के स्थल पे विजय के लिए विजय अभियान की तैयारी कर रहा था। और यही कारण है कि 1511 ईस्वी में वह हरमुज पे अधिकार कर लेता है, ठीक है, और 1511 ईस्वी में मलक्का पे अधिकार, ठीक है। यानी 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित किया और उनसे गोवा को छीन लिया। उसके पश्चात 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पे अधिकार किया और 1515 ईस्वी में इसने हरमुज पे अधिकार कर दिया। और दोस्तों, इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि यह जो अल्फांसो डे अल्बुकर्क है, इसने भारत में एक आम की नई प्रजाति को डेवलप किया था, ठीक है, यानी भारत को इसने आम की एक नई प्रजाति से परिचित कराया, ठीक है, जिसका नाम इसी के नाम पे रखा गया, अल्फांसो मैंगो, ठीक है। यानी जो अल्फांसो मैंगो के बारे में हम लोग सुनते हैं, अल्फांसो या अल्फांजो, ठीक है, अल्फांजो, ठीक है, मैंगो,
वह अल्फांसो मैंगो जो है वह अल्फांसो डे अल्बुकर्क के ही नाम पे पड़ा है, क्योंकि अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने ही सर्वप्रथम उस आम से भारतीयों को परिचित कराया था। और यह जो आम का नस्ल है यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पाया जाता है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, और अंत में क्या होता है कि 1515 ईस्वी में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। 1515 ईस्वी में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने फ्रांसिस डी अल्मेडा और अल्बुकर्क के संपूर्ण इतिहास को देखने का कोशिश किया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसके आगे की घटना को देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे ही अल्बुकर्क की अवधि समाप्त होती है उसके पश्चात कुछ दिनों तक पुर्तगाली गवर्नर जो है यहाँ भारत में नहीं आते। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है, उनका जो कार्यभार था वह यहाँ कंपनी के ही अधिकारियों को दे दिया गया। ठीक है, और 1524 ईस्वी में हम लोगों ने देखा कि 5 सितंबर को वास्को डी गामा पुर्तगालियों का वायसराय बन करके भारत में आता। हालांकि वह गवर्नर नहीं था, वह वहाँ के जो पुर्तगाली शासक हुआ करते थे उनके प्रतिनिधि के रूप में आया था। यही कारण है कि उसे वायसराय कहा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद तीसरा पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, थर्ड पुर्तगाली गवर्नर जो है यह यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1529 ईस्वी। 1529 ईस्वी में थर्ड पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नीनो डी कुन्हा बनकर के सामने आया। ठीक है, नीनो डी कुन्हा जो है वह तीसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आता है। कब? 1529 ईस्वी में, और इसका जो कार्यकाल है वह 1529 ईस्वी से लेकर के 1538 ईस्वी तक था। यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिए आप, यह जो नीनो डी कुन्हा था इसी ने 1530 ईस्वी में जो पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र थे उसकी जो राजधानी हुआ करती थी कोचीन, अब उसकी राजधानी को कोचीन से स्थानांतरित कर गोवा को बना दिया। ठीक है, यानी अब गोवा को इसने पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र की राजधानी बनाया, की राजधानी बनाया। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, यह जो नीनो डी कुन्हा था, ठीक है, यह भी एक आक्रामक व्यक्ति था। ठीक है, और यही कारण है कि इसने 1534 और 1535 ईस्वी में जो भारत के दक्षिण पूर्वी, ठीक है, जो भारत के दक्षिण पूर्वी इलाका थे उस पर इसने आक्रमण करते हुए उस पर अधिकार स्थापित। ठीक है, परंतु जो नीनो डी कुन्हा का भी कार्यकाल था, ठीक, इस दौरान कोई मतलब अप्रत्याशित लाभ वाला घटना नहीं घटा। ठीक है, और इसके बाद
चौथा पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आया। फोर्थ पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत कौन आया? गार्सिया डी नोरोन्हा। ठीक है, यह 1538 ईस्वी में, ठीक है, चौथा पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत में आता है। कौन? गार्सिया डी नोरोन्हा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक जो पुर्तगाली साम्राज्य है, ठीक है, जो पुर्तगाली राज्य है, यह धीरे धीरे अपने पैर जमाने में भारत में अपने पैर जमाने में बहुत ही कामयाब साबित हुई। ठीक है, और धीरे धीरे इनका अधिकार जो है वह भारतीय क्षेत्रों पे यहाँ से बढ़ते चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम्स के लिए। जैसे ये जो पुर्तगाली है, इनके विषय में हम लोगों ने 2 दिन से देखा है। ये जो पुर्तगाली थे, ठीक, ये जो पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत से बहुत कुछ लूट करके कहाँ ले गए? अपने देश यानी पुर्तगाल ले गए। परंतु इसके उपलक्ष्य में इन पुर्तगालियों ने भी हमें बहुत सारे और मतलब लाभान्वित कर देने वाले तथ्यों को दिया है। ठीक है, जैसे आजकल जो हम लोग आलू का सेवन करते हैं, ठीक है, आलू हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, लाल मिर्च हो गया, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मूंगफली हो गया, ये सभी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनका सेवन हम लोग आज के समय में करते हैं, इन सभी से सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही हमें परिचित किया। इतना ही नहीं, 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया। यानी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, और तभी से हम लोग प्रिंटिंग प्रेस से भी परिचित हुए। इतना ही नहीं, जो आजकल भारत जापान व्यापार चलता है, इसकी शुरुआत भी सर्वप्रथम पुर्तगालियों के ही द्वारा किया गया था। और ये जो पुर्तगाली थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में जहाजी बेड़ा बनाना शुरू किया, जिससे हम सभी भारतीयों को भी इसके विषय में ज्ञान हुआ। तो इस कदर हम लोग देख रहे हैं कि जो पुर्तगाली व्यापारी हमारे देश आए थे, हमारे भारत आए थे, और उस क्रम में उन्होंने बहुत कुछ भारत से लूटा, बहुत कुछ भारत से लूट करके वे अपने देश पुर्तगाल ले गए। परंतु इसके बावजूद भी वे भी हमें बहुत कुछ दे गए। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा किया। ठीक है दोस्तों, यह जो पुर्तगाली व्यापारी थे, ये सूती वस्त्र को कैलिको कहा करते थे। ठीक, क्या कहा करते थे? कैलिको कहा करते थे। तो ये सभी जो बातें हैं, यह पुर्तगाली कंपनियों से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डच कंपनी को देखेंगे। ठीक है, यानी डच कंपनी का भारत में आगमन कैसे होता है, उनके द्वारा किस कंपनी की स्थापना की जाती है भारत में, वे किस प्रकार से शासन में भागीदार बनना चाहता है, परंतु अंग्रेज के सामने उनके एक न चलती है, और वो यहाँ से ब्रिटेन के यहाँ तो अपने संपूर्ण जो अधिकृत क्षेत्र थे उन्हें बेच देते हैं, और यहाँ से पुनः अपने देश लाइन कर जाते हैं। तब तक मैं यहाँ पे अपने बारी को विराम देता हूँ, और तब तक के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है दोस्तों।